दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट वेट और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इक्विवेलेंट वेट आपने केमिस्ट्री के कई चैप्टर्स में पढ़ा है, बहुत काम का है इक्विवेलेंट वेट। और 12th में भी आप सॉल्यूशन चैप्टर में भी इक्विवेलेंट वेट पढ़ते हैं, लेकिन एक को भी याद नहीं है। इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन किया जाता है कि यह वह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वालेकुम सलाम जो कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम से या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्शन करता है। नाम में वेट है, लेकिन ये वेट नहीं है। फिजिक्स के अनुसार तो वेट अलग होता है, मास अलग होता है, और केमिस्ट्री वाले दोनों को सेम मानते हैं। ये एक्चुअल में मास है। क्या ये? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मास विच कैन रिएक्ट्स, जो रिएक्ट कर सकता है। रिएक्शन होता है ना केमिस्ट्री में, तो कहा जाता है विच कैन रिएक्ट्स 1 ग्राम हाइड्रोजन, जो 1 ग्राम हाइड्रोजन या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन करे। किसी भी है ना एलिमेंट का या कंपाउंड का वह अमाउंट जो कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्शन करता है, उसी का नाम होता है इक्विवेलेंट वेट। हिंदी में क्या बोलते हैं? समतुल्य भार। इसको कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला अभी आप लोग बता रहे थे कि फॉर्मूला वेट बाई वैलेंसी। फॉर्मूला वेट देखिए, आपको केमिस्ट्री में लिखा जाता है मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी। हम फॉर्मूला वेट क्यों बोलते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि मॉलिक्यूल ही हो सकता है एटम हो, एलिमेंट हो, तो वहाँ पे एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी करना पड़ेगा। अगर आयन हो तो आयनिक वेट बाई वैलेंसी करना होता है। इसलिए हम डायरेक्ट जो है फॉर्मूला वेट बोलते हैं, ताकि उसमें सब आ जाए, मॉलिक्यूल्स भी, एटम भी, एलिमेंट भी सब आ जाए, आयंस भी आ जाए। तो जो फॉर्मूला से वेट निकले उसको हम उसकी वैलेंसी से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट एक्चुअल में हम लोगों को फैराडेज लॉ पढ़ना है, वहाँ पे इक्विवेलेंट वेट का काम है। इसलिए पहले आपको इक्विवेलेंट वेट बताया जा रहा है। तो डिफिनीशन तो आप इसका समझ गए कि यह वह अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of substance which can react with 1 gram hydrogen और या 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन is called equivalent weight। जो लिखा है वही होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन से। ये वेट का फॉर्मूला एटॉमिक वेट नहीं लिख रहे हैं हम, आप जो समझ रहे हैं एटॉमिक वेट है 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन करे, वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है।
इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल ई। तो ई का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होगा फॉर्मूला वेट बाई वैलेंसी। फॉर्मूला से जो वेट आए, अब बाई क्या कर देना है, वैलेंसी। एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है केमिस्ट्री का भी कि आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। एक मैं न्यूमेरिकल इस पे दिखाना चाह रहा हूँ, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसका ज़्यादा निकालने कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन का वेट आपको मालूम होगा, ये 1 ग्राम होता है। सल्फर का 32 ग्राम एटॉमिक वेट लिख रहा हूँ, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ये आपको दिया भी जा सकता है, ऐसे आपको याद रखना चाहिए। एक है ना, 1 से 30 नंबर तक के जितने एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, ये सब याद होनी चाहिए आपको। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे? पहले हम लोग फॉर्मूला वेट निकालेंगे। फॉर्मूला वेट ऑफ H2SO4। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। पूरा देखिए कितना आता है। केमिस्ट्री में नहीं निकाला क्या? याद होना चाहिए। इतनी बार केमिस्ट्री में निकाला जाता है, आदमी को याद हो जाता है। 98 ग्राम हो गया ये फार्मूला वेट। जोड़िए सबको, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 98 ग्राम। अब इसका निकाल, वैलेंसी कितनी हो गई? यहाँ पे देखिए 2 डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है इसमें, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। या डिफिनीशन से भी देखिए कि जो 1 ग्राम से रिएक्शन करता हो, ये तो 98 2 ग्राम से रिएक्शन किया है, 1 से कितना होगा तो बाई 2 करना पड़ेगा। 2 ग्राम से 98 है तो 1 में कितना होगा तो 98/2। वहाँ से भी निकालिए या फार्मूला से निकालिए इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, फार्मूला वेट बाई वैलेंसी। 98/2 दैट इज 49 ग्राम आंसर। इस तरह से आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैलकुलेट, जो आपको YouTube पे इसका आंसर देना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम निकाल के लाना है। बहुत आसान सवाल दिया गया है, हर कोई इसको बनाए और YouTube के कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर डालें। एक एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब आप फैराडेज लॉ पढ़ सकते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो आ रहा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप फिजिक्स से ज़्यादा केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसके 2 लॉ हैं। फैराडेज ने 2 लॉ दिए। देयर आर 2 लॉज। फर्स्ट लॉ देखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि जब कुछ सब्सटेंस के वाटर सॉल्यूशन से
इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। क्या पास करते हैं? तो वो आयंस में टूट जाते हैं। क्या क्या हो रहा था? आयंस में टूट रहे थे, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में। उसमें से पॉजिटिव वाला कहाँ जा रहा था? कैथोड पे, और निगेटिव वाला एनोड पे। ये जो लॉ है फैराडे लॉ, वो इसीलिए बना है, वो बताता है फैराडे लॉ के दोनों ही लॉ का एक ही काम है, ये बताना कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में, कहाँ तुम बेचैन हो, इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में इलेक्ट्रोड्स पे जो अमाउंट डिपॉजिट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कुछ जाके जमा होगा कैथोड पे, कुछ एनोड पे। कैथोड और एनोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वह किस पे डिपेंड करेगा, यही बताया है दोनों लॉ में। फर्स्ट लॉ कहता है इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉमन सेंस की बात है, जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेंगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और उतना ज़्यादा अमाउंट जाकर इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? जमा होगा। तो फर्स्ट लॉ ये कहना है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट से जितना चार्ज फ्लो करते हैं उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या चीज़? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। ये फर्स्ट लॉ है। और सेकेंड लॉ कहता है कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हों, सबसे सेम चार्ज फ्लो करें, तब जो अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पर, वह उसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो फर्स्ट लॉ का कहना है, लॉ का स्टेटमेंट लिखा जाता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, डिपॉजिट करना, जमा करना, बैंक में रुपया डिपॉजिट करते हैं आप। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन electrodes in electrolysis देखिए इधर आ रहा है, on electrodes in electrolysis is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस passes through electrolyte, passes through electrolyte, that is M proportional Q के। M for mass, amount of substance deposited on electrode is M, and Q is charge, charges, electric charges passes through electrolyte is Q, and M is the amount of substances deposited on electrodes। M इक्वल लिखेंगे ZQ। यहाँ एक कांस्टेंट आपने पढ़ा है ना कि प्रोपोर्शनल हटेगा, इक्वल आएगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट क्या आ रहा है? Z आ रहा है। Where Z is electrochemical equivalent, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे चाहे तो हम लोग
Q को I इंटू टी लिख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फर्स्ट लॉ से मिला। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, किस पे? ऑन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पे जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा का सूत्र है ये। किसका है? फॉर्मूला ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। Z का नाम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। Z के बारे में फिर हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे उस पर हम लोग। आइए पहले सेकेंड लॉ देखते हैं। ये तो फर्स्ट लॉ था, अब फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ electrolysis. Faraday's second law of electrolysis. इनका स्टेटमेंट देखें। सेकेंड लॉ बताता है अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं डिफरेंट और उन सभी से हम लोग सेम चार्ज फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस क्या फ्लो कर रहे हैं? सेम। तब जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वह उसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। इसीलिए इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया गया आपको। जिनका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जमा होगा, जिसका कम होगा वो कम जमा होगा। क्या कहता है सेकेंड लॉ? कि द इफ सेम चार्जेस, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या है? चार्जेस सेम फ्लो। इफ सेम इलेक्ट्रिक चार्जेस passes through the different electrolytes, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट से पास कर रहे हैं, तब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वह उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फैराडे सेकेंड लॉ कहता है इफ, यहाँ कंडीशन पहले लिखता हूँ, इफ द सेम इलेक्ट्रिक चार्जेस passes through different electrolytes, then amount of substances deposited on electrodes is directly proportional to the its equivalent weight. That is M proportional E के। M प्रोपोर्शनल E के अमाउंट जो है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर दो अलग अलग रहे तो M1:M2 बराबर आएगा E1:E2। तो उससे हम ये लिख सकते हैं M1/M2 इक्वल होगा E1/E2। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला, एक तो ये फार्मूला नंबर 1 हो गया, ये फार्मूला नंबर 2। तो फर्स्ट लॉ ने क्या कहा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स ना। पहला कहा कि चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा लॉ कहा कि अगर हमारे पास अलग अलग तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हों और सबको हम सीरीज में जोड़ दें, सेम चार्ज फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो सीरीज में जोड़ने से क्या हो जाएगा? चार्ज सेम फ्लो होगा, तब जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वह उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जमा होगा, जिसका कम होगा वो कम जमा होगा। ठीक है दोस्तों आज इतना ही है। धन्यवाद। इसको अच्छा पहले चेक कीजिए।
तो कट रहा था।